नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेएस भदौरिया साहब। कैप्टन साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। जी, मैं तमाम अधिकारी, तमाम जो जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन मेरे जो अभी तक के जो सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक जो मुझे पसंद है उनमें से एक जेएस भदौरिया साहब है। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं, मेरे पसंदीदा हैं सर। थैंक यू। सवाल आज के सिर्फ वही है जो कि पूर्व सैनिकों के सवाल है, आज मेरे सवाल नहीं है। सवाल यह है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम OROP 3 की जो डेट है वो नजदीक आ रही है। क्या OROP 2 की विसंगतियां उससे पहले खत्म हो जाएंगी या फिर ये OROP 3 के साथ होंगी? हाँ जी प्रदीप, आपका सवाल है कि अभी OROP 3 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है और OROP 2 इम्प्लीमेंट होने के बाद इसकी जो भी विसंगतियां रेज हुई है, अनोमली रेज हुई है और कई प्रकार के मेमोरेंडम रक्षा मंत्री जी या MOD में पहुंच चुके हैं, क्या ये दूर होंगी या नहीं होंगी? आपका बिल्कुल सवाल है। ऐसा लगता है कि सरकार के दिमाग में दूर करने का कुछ और तरीका हो सकता है। और जैसा हम जानते हैं, अभी तक लिखित में कोई जवाब नहीं आया है। हमने लिखित में बहुत सारे अलग अलग तरीके से वहां पर मेमोरेंडम दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। मेरे पास एक ज्ञापन है और ये है 20 जुलाई 2023 का। और इसमें ML मीना, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनोमली जिन्होंने दी थी उसका एक जवाब दिया है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से है। आप इसके संदर्भ में कोई पूछेंगे क्या जवाब है, कौन कौन से सवाल थे, उनके क्या जवाब है, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सर बिल्कुल, हम सर उन्हीं चीजों पर बात करने के लिए आज वो यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि ये जो सवाल है जो कि ये जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने जो पूछे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने जो अपने ज्ञापन दिए हैं उनका जो है, देखिए सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ज्ञापन इतने सारे गए, इतने सारे ज्ञापनों में से सिर्फ एक जवाब MOD की तरफ से आया, ऐसा क्यों? दुख ऐसा है कि बहुत सारे ज्ञापन लगातार जा रहे हैं और हर एक सैनिक संगठन या जो रजिस्टर्ड सैनिक संगठन है जिनके अधिकारी लीड कर रहे हैं हमारे, तो उनके पास गए तो उन्होंने जवाब देना उचित समझा। और कई प्रकार के सवाल थे कि मेन चीज थी कि JSU जवान की एक जिस रेशियो में पेंशन बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी है। क्या उसका कारण 2.57 है जो JSU जवान के लिए रखा गया है, अफसर के लिए 2.81 रखा गया है, पहला सवाल था। फिर और दूसरा था कि क्या प्रेमेचर रिटायरीज है, जो माननीय मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि जवानों को सब कुछ मिलेगा, जो जल्दी एज में आ जाते हैं, चाहे वो सिपाही हैं, लेफ्ट नायक हैं, वो आगे भारत माता की सेवा करते हैं, उन्हें ज्यादा पहले मिलेगा और ज्यादा मिलेगा, वो उन्होंने बंद कर दिया है। इसके ऊपर सवाल पूछा भाई कि 1/7/2014 के बाद PMR वालों को क्यों बंद कर दिया है। फिर इक्वल MSP की बारे में बात किया है। तीसरा बात बता रहे हैं कि भाई अफसरों को ज्यादा OROP में बेनिफिट हो रहा है और JSU जवान को कम। क्या उनके जो बेसिक कैलकुलेशन का तरीका उनके लिए अलग है या JSU जवानों के लिए अलग है, ये सवाल था। फिर उन्होंने विडो पेंशन है, JSU जवान की विडो पेंशन अफसर की, उसके अंदर इतना बड़ा फर्क है, वो क्यों है। फिर उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात किया, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात किया। इसके ऊपर आज हम और ज्यादा विशेष चर्चा करेंगे। और तमाम मुद्दे हैं, लगभग उन्होंने जवाब दिए थे, 13 मुद्दे उनके सामने रखे थे। सर्विस पेंशन ग्रांट उन्होंने 15 साल के जो 1965-71 वाले उनके लिए बात रखी थी। एनहेंसमेंट जो रिजर्विस्ट हमारे पेंशन थे उनके लिए आप OROP बेनिफिट देने की बात रखी थी। रैंक वेटेज की बात रखी थी और डिमांड रखी थी कि 50% नहीं, हमारी 75% की बात रखी है। और MSCP है जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू, उससे पिछले वालों के लिए भी MSCP होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ OMGC इसके बारे में रखा है। और 71 बार और 61 बार के लिए स्पेशल पेंशन। ऐसे 12 मुद्दे रखे गए जो कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3-4 जो मेन मेन मुद्दे उनको कवर किया था। और आज हम आपके साथ चर्चा में सभी मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे भाई। जी सर बिल्कुल। इसमें से जो, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है
ये वो इश्यूज हैं जो कि ये जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने उठाए हैं, और बिल्कुल उसका जो बिल्कुल। जवाब है वो एमओडी ने दिया है। अब मैं राइट राइट। सबसे पहला जो सवाल है सर मेरा वो यही है कि जो ये जो बार बार चीज चल रही थी कि ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिटेड, मतलब ऑफिसर्स को ज्यादा जो है बेनिफिट दिया गया है ओआरओपी 2 में बनस्पत जवान और ऑनरेरी रैंक्स के अलावा। जैसा आपने कहा कि बेनिफिट ऑफ ओआरपी नॉट मोर बेनिफिटेड वाली बात की है, तो इसमें ये पॉइंट है नंबर 4 कि ऑफिसर्स हैव जी बीन मोर बेनिफिटेड देन जवान एंड ऑनरी रैंक्स इन फिक्सेशन ऑफ पेंशन अंडर ओआरपी 2। क्लियर है ना? जी ये सवाल है, तो उन्होंने जो सीधा सीधा जवाब दिया उस जवाब को मैं आपके साथ विश्लेषण पे जाऊंगा कि ओआरओपी रेट्स आर एवरेज ऑफ मिनिमम पेंशन एंड मैक्सिमम पेंशन फॉर a rank of a particular qualifying service from live data of retirees of year 2018 and the pension for those drawing above the average shall be protected। इन्होंने कहा, लिखा है, इसका मतलब है कि 2018 के जो लाइव डाटा लिया है कि सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, चाहे वो अफसर है चाहे जवान है, उसमें जी से जिसकी एवरेज को मैंने बेस माना है और जिसकी ज्यादा है उसको प्रोटेक्टेड रखा है, उसकी कम नहीं करेंगे, बट जिनकी कम है उनको हम ज्यादा करेंगे। ये लिखा है सीधा सीधा। shall be the above policy is equally applicable for officer as well as GSU and OR। Further, the policy of the government issued by the MOD letter dated 7th November 2015 has been upheld by the Honorable Supreme Court via order dated 16th March 2022 in WPC 419/216 filed the Indian Ex-Servicemen Movement। यानी इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने भी इस केस को डाला था। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 7 नवंबर 2015 की, उसके मुताबिक ये मैंने 2018 को बेस ईयर रख के उनका एवरेज किया है। वो चाहे एनसीओ है, चाहे ओआर है, चाहे जेएसयू अफसर है, सेम एप्लीकेबिलिटी है भाई मेरे। जी सर फिर जब जो एमओडी है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिनकी कम है उनकी हमने ज्यादा के लिए ये किया गया है, तो जब ज्यादा के लिए किया गया है तो इस तरीके की जो शिकायतें वो क्यों आती हैं कि जो पेंशन है वो कम हो गई है? बहुत अच्छा सवाल किया, और सभी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सबको पता है जब कि जो उन्होंने रूल्स बनाए उसके हिसाब से, तो फिर ये कम क्यों आ रही है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ओआरओपी 1 हमारा 1 जुलाई 2014 में हुआ था, और उस टाइम आपने जो पेंशन थी लगभग सबकी ठीक ठाक चल रही थी। उसके बाद होता क्या है कि ओआरओपी 1 और 7 पे सीपीसी जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, अब वहां पर ये दोनों मिक्स हो गए थे, तो लोगों को लगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप समझ सकते हो कि 2.57 से मल्टीपल करके उनकी पेंशन बनी। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2016 को जो आंकड़े लिए उन्होंने 7th पे सीपीसी की, तो 2 दिसंबर 2015 की पे के हिसाब से लिए, वहां पे बहुत बड़ी मिस्टेक दिखती है और वहीं से सारा गड़बड़ी है। और इसके प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है कि 2000 जो बंदा 2014-15 में पेंशन आया है वो पेंशन ज्यादा ले रहा है बशर्ते जो 2016-17 में आया है। प्रतीक आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी यानी जो करंट में जो लोग पेंशन आ रहे हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं बशर्ते पीछे वाले का। और ओआरओपी का नियम कहता है कि जो करंट में आ रहे हैं उनके बराबर उनकी कर दो। अब बराबर कहां से होगी? करंट का जो बेस ईयर 2018 का वो तो ऑलरेडी उसका भट्टा बैठा रखा है, वो तो ऑलरेडी कम है। तो ये है मेन अनोमली, और यहीं से सारी विसंगतियां क्रिएट हो रही हैं, यहीं से हमारे और अधिकारियों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। अब जी बाकी इन्होंने जो रिटर्न में दिया है वो जो भी है, लेकिन सामने जो दिख रहा है कि बेनिफिट ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन अर्ली एज में आने वाले लोगों के लिए था, ताकि वो आकर के समाज में उनकी 5 साल बाद पेंशन बढ़े और जो भी लाइबिलिटीज है उनकी जिम्मेदारियां फुलफिल कर सके। जैसे कि सेना में रहते हुए हर साल एक हमें सर्विस इंक्रीमेंट 3% ऑफ बेसिक पे मिलता है, इसी तरह रिटायर होने के बाद 5 महीने बाद, 5 साल बाद आपको मिलता है। तो लगभग आप समझ सकते हो कि जो पहले ले रहा था दोबारा उसका 7, 7.5, 8% उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हम हम्म एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी हमारी हो। वो 3% है, कम से कम 1.5% बढ़ोतरी तो हो हर साल के हिसाब से, बट वो देखने को नहीं मिल रही। अब ऐसा है कि एक हवलदार है,
जिसको 26,700 ले रहा है, अब इन्होंने बेस ईयर में डाला है 24,825, तो कहाँ से बढ़ेगी? तो इसलिए जो रैंक है, नायक है, लसनायक है, इनका कुछ बढ़ा है, हवलदार का कम, बहुत कम बढ़ा है, जीसू का बढ़ा ही नहीं है, फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन का तो कम हो गया है, कम हो गया है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम हुआ है। लेकिन इन्होंने चालाकी किया कि पिछले पुराने वालों के साथ इनको मर्ज कर दिया। मैंने पुराने वालों को बेस ईयर 2018 नहीं रखा, यहाँ बेस ईयर चेंज कर दिया, बेस ईयर पिछला वाला कर दिया, ताकि ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को कुछ फायदा दिख रहा है। नहीं, वो भी गए थे। तो बहुत सारी विसंगति है, जड़ है, कहीं ना कहीं उस जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक ना हमारी ओआरओपी की 2 में सुधार होगा, ना ही ओआरओपी 3 में सुधार होगा। और इसके लिए लगातार हमारे सोल्जर हैं, हमारे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक संगठन, चाहे माननीय आपने न्यायालय में लड़ रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं, और तमाम प्रकार की लड़ाई है। जैसा कि अभी आज मैं आपको बताता हूँ, इक्वल एमएसपी के ऊपर भी जो हमारे बड़े संगठन है, जहाँ सेना के अधिकारी, आईएसएल है, जब मेजर जनरल सतवीर साहब है, या उनके जितने, सबने इस बात को माना है कि एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर हो, चाहे वो सेना का अधिकारी है, चाहे वो मिलिट्री नर्सिंग, चाहे वो जवान है। इसके लिए भी आज हमने दोपहर में वीडियो डाला था कि उन्होंने बोला है कि मैंने सीडीएस साहब को लिखा है, रक्षा मंत्रालय को लिखा है, पीएमओ को लिखा है, लगातार लिखेंगे। आप सरकार चुनाव में जाने से पहले हम फिर दबाव बनाएंगे। जी। आप तो मेरा अगला जो सवाल है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जो रक्षा मंत्रालय ने जिसका जवाब दिया है वो ये है कि इक्वल एमएसपी शुड बी फिक्स्ड फॉर जेसीओ एंड जवान, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जी दोनों जी, का बराबर होना चाहिए। उसका क्या जवाब है जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी आया? उन्होंने पल्ला झाड़ा है। उन्होंने बोला जो पॉलिसी है हमारे पास, मैंने उसी हिसाब से किया है, जो कि 6th पे कमीशन में आपने बनाई थी। उन्होंने बोला है कि द मिलिट्री सर्विस पे वाज इंट्रोड्यूस इन द 6th पे सीपीसी व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ एमएसपी इन केस ऑफ जेसूआर द 6th पे सीपी, जो जो स्टार्टिंग में बनी थी, उसमें 1,000 रुपए था, 1,000 गवर्नमेंट ने दिया, रैंक वेटेज रखा, ये सारी चीज उन्होंने कोड करके दी है, क्योंकि उनके वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो जो बैठे हैं उनके पास जो अथॉरिटी कागज में थी उन्होंने बना दी, बट ग्राउंड और कागज की सिचुएशन से हम उसके लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। और आज अधिकारियों के भी सुर बदले, वो हमारे साथ हैं इस मामले को लेकर, हम उनका स्वागत करते जी। सर, सबसे पहले जो है आप एमएसपी के बारे में थोड़ा सा समझा दें दर्शकों को कि वैसे ये एमएसपी है क्या, क्योंकि इसको लेकर जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में ये क्लियर नहीं है कि वास्तव में होता क्या है। हैं। एक्चुअली प्रतीक, जवान हमारे सभी जानते हैं एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे है, और मिलिट्री सर्विस पे तो है, लेकिन बाद में इस पे को इसलिए दिया गया है कि जवानों के साथ जो डिफिकल्टीज है, लाइफ के साथ जो रिस्क है, जो उनकी हार्डशिप है, यानी वो विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, इसलिए उनको ये एमएसपी दिया जाता है। अब जब दिया जाता है तो उसको 3 भागों में बांट दिया, और एक भाग बांटा कि अप टू ब्रिगेडियर तक मिलता है 15,500, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर साहब तक, और एक हम्म। सिपाही से लगाकर सूबेदार मेजर तक मिलता है 5,200, और एक एमएनएस है जो कि नॉन कॉम्बेटेंट कैडर होते हैं आर्मी के अंदर, जो हमारे हॉस्पिटल हैं बेस में, और वहां पर जा नर्सिंग। करके, हाँ, वहां पर मरीजों के लिए होते हैं, बट उनको भी 10,000 आप 500 दे रहे हो, और इसका भी केस और आईटी डाला हुआ है कि जब ये नॉन कॉम्बेटेंट को आप दे सकते हैं तो ये कॉम्बेटेंट है। अब रही रिस्क ऑफ लाइफ की, हार्डशिप की, तो सेना का जवान तो सबसे आगे रहता ही है, सबसे ज्यादा रिस्क उसी की लाइफ को, सबसे ज्यादा परेशानी है, उस परेशानी उसी को है। और ये लेके आर्मी का रुख मैं सीधा सीधा बताता हूँ, जनरल साहब तक हमारे सभी का रुख ये है कि इसको सुधारा जाए, और इसके लिए भी सेना के अंदर भी इस बात की कोशिश हुई है, इसको डिनाय नहीं कर सकते, जबरदस्त कोशिश हुई है। और जैसे है, और देखो भविष्य में हमारे साथ इसके लिए जरूर न्याय मिलेगा। जी। सर, एक और चीज है जो जिसको लेकर काफी जो बातचीत है वो होती है कि जो फिटमेंट फैक्टर है, फिटमेंट फैक्टर ऐसा बोला जाता है कि जेसीओ को जो है 2.57 है, जो कि लिख के भेजा है, और वहीं पर अगर हम अधिकारियों की बात करें तो ये 2.81 है। नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2.57 और 2.81 का अलग है। उन्होंने बोला है ये इंडेक्सन ऑफ रैशनलाइजेशन से, और जो पे बैंड 1 और 2, 2 to 3 और 3 से ऑनवर्ड है उनका 2.57 है, और फिर उसके ऊपर 2.62 पर्सनल पे बैंड 2 के लिए है, फिर उन्होंने 2.67 पे बैंड 3 के लिए है,
2.72 पे बैंड और ऊपर उस कैटेगरी का है। और ये इसके लिए ये इस तरीके का उन्होंने इसके साथ रिप्लाई है जो आप देख सकते हैं। मैंने दर्शकों को ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है। जी सर, थोड़ा सा समझाएंगे कि मतलब फिटमेंट फैक्टर है वो क्या है, और ये इसका जो एप्लीकेशन है वो क्यों है, किस तो तरीके से फिटमेंट किया है? फैक्टर वो है कि यदि हम सिक्स्थ पे कमीशन से सेवन्थ के पे कमीशन में स्विच किए, तो जब हमारा हम्म, मूल वेतन था उसका 2.5 से गुणा कर देते तो हमारा मूल वेतन 1 जनवरी 2016 में फिक्स हुआ था। और वही मेन कारण भाई वही है, मेन गड़बड़ी वही है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई करना और फिटमेंट फैक्टर को कम रख के अप्लाई करना, अलग अलग तरीके से अप्लाई करना की वजह से ही 2016 के बाद लोगों की तनख्वाह कम हुई, और तनख्वाह कम हुई तो उनकी पेंशन कम हुई। जी। एक और सर चीज है जो कि काफी जो सवाल है वो उठाया जा रहा था, वो उठाया जा रहा था कि पीएमआर जो कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो जल्दी रिटायरमेंट आ गए, उनमें जो है बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर, मतलब पीएमआर को जो ओआरओपी है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का को ओआरओपी बनने बन पेंशन में कंसीडर किया गया था एक साथ 2000 पहली ओआरओपी बन में, यानी कुछ पता नहीं था। लेकिन सरकार बहुत चालाक है, उन्होंने सोचा कि पीएमआर वालों के एक तो पीएमआर कम कर दो और हम पीएमआर वालों को नहीं देंगे। इन्होंने तुरंत पॉलिसी बना दी और इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीख चीख के आश्वासन दिया था कि नहीं, जो जल्दी आ गए हैं सेना को यंग रखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लेस नायक है नायक है, मैं सबको दूंगा। आप अपना वीडियो देख सकते हो उसमें। तो इसका इन्होंने जी सीधा सीधा जवाब दिया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी 7/11/2015 को एक पॉलिसी बना दी थी और उसमें जो लोग अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको आरोपी का लाभ नहीं मिलेगा। जी और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट कराया था 16 मार्च 2022 में। आप देख सकते जी हो, रेफरेंसेस आगे लिखे हैं उनके सामने दोस्तों। जी। अ, सर ये जो जवाब है वो इन्होंने दिया है, लेकिन सर ये तो सवाल है, वो लोग तो फिर भी मतलब इस तरीके से करते रहते हैं कि जो है पीएमआर को इसमें मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है बिल्कुल कि बिल्कुल पीएमआर को बिल्कुल आरओपी में बिल्कुल मिलना मिलना चाहिए या चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे भी पीएमआर बंद कर दिया है और 2014 के बाद तो बहुत रेयरली बहुत बंदे कमा रहे, 0.5% इसकी फ्रिक्वेंसी कर दी है। और बंदा सेना में नौकरी कर रहा है, वो आ रहा है किसी परेशानी की वजह से, उसकी घर की है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उसको उसका मेंटली अलाउ नहीं कर पा रहा है, तो उसने देश सेवा किया। पीएमआर को तो सबसे पहले मिलना चाहिए था। सेना के अंदर हाँ, जिसने 15 साल सर्विस किया है या किसी इनवैलिड पेंशन आउट हुआ है, किसी भी प्रकार का सेना ने भेजा है, सेना में उसने सर्विस किया है, यदि उसको पेंशन मिलती है तो उसको आरओपी का लाभ 100% मिलना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि जो पीएमआर से उन्हें मिलना चाहिए? बिल्कुल जस्टिस है, जस्टिस है, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जब उसको मिल, पेंशन मिल रही फौज की, तो फौज की आरओपी क्यों हर 5 साल बाद उसको भी कंसीडर करिए। हालांकि सर सवाल है वो बहुत सारे हैं जो पूछे गए हैं, 10-12 सवाल है। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि जो ग्रांट ऑफ विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, हाँ उसमें मतलब डाला ये उन्होंने एक्ट इक्वल। पर। हाँ उन्होंने बोला है कि नहीं, जो पॉलिसी बनी है सबके लिए है कि यदि आप रिटायरमेंट होके आते हो तो 50% आपको पेंशन मिलेगी। और आपकी फैमिली पेंशन जब कन्वर्ट होती है तो उसका नियम है कि यदि कोई भी बंदा रिटायर होने के बाद 7 साल के पहले जो एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसको 50% मिलती रहेगी और उसके बाद उसकी 30% फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही नियम का उन्होंने हवाला दिया है कि भाई अभी तक तो पॉलिसी ऐसी है और पॉलिसी के हिसाब से हमने किया है, आगे पॉलिसी बदलेगी तो ये चीज बदल सकती है। हाँ, नहीं सर, इसमें एक सवाल ये है कि क्या जो विडोज है, देखिए जब तक जो उनके हस्बैंड है वो तब तक साथ रहते हैं, तो जब तक समझ आता है कि हाँ कि कुछ ना कुछ वो काम है वो कर लेंगे। अब सर मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव में बैठी हुई विडो है, गांव में उसके पास में कुछ काम नहीं है करने को, खेती नहीं है करने को, है भी तो वो कर नहीं सकती है, तो उनका जो खर्चा है वो कैसे चलेगा? बिल्कुल सही कि बात है। और इसके हाँ ये बात बिल्कुल पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाई गई है। मेजर जनरल सतवीर साहब का मैं एक और ट्वीट कोट करके आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सेना ऐसा मानती है कि यदि वो बंदा रिटायरी खत्म हो गया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, जिम्मेदारी एक विडोज को और बढ़ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उनके बच्चों का कामकाज बढ़ता है। सरकार को उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, समाज को सहानुभूति होनी चाहिए। उनकी पेंशन 30% नहीं करनी चाहिए, उनकी परसेंट को, उनकी जो पेंशन है जब तक वो उनका जीवन है
तब तक 50% पेंशन उनको देनी चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंड किया है अभी। ये 4-5 दिन से इस केस को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी, चाहे वो फौजी है, चाहे किसी भी महकमे का है, ये उसकी विडो होती है, उसकी फैमिली पेंशन कम नहीं होनी चाहिए। जी। सर, एक विडो थी जो मुझे मिली, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनका ये कहना था कि अब जो है मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने तो जो जान है अपनी इस देश के लिए दी है, क्या जो मेरे हस्बैंड का परिवार है जो कि अब नहीं है, जो कि शहीद हो गए हैं, तो क्या उनका जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी इस देश की नहीं बनती है? बिल्कुल बनती, देश की सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और मैं चाहता हूं कि देश में ऐसी संस्था, ऐसे एनजीओ बने कि जो भी देश के लिए शहादत दी है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सब कुछ हो, और उनका हर समय उनका सम्मान हो। यानी समाज के अंदर एक ऐसी जागरूकता आए कि नहीं, सबको लगे कि हमारे फैमिली, हमारे कॉलोनी में या कहीं एक विडोज रह रही है, उनको अलग नजरिए से देखा जाए, एक रेस्पेक्टिव नजरिए से देखा जाए, उनको एक अलग से एक्स्ट्रा सम्मान मिले, उनके बच्चों की लोग केयर करें। इस तरीके का माहौल बनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जी। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जो है तमाम चीजों पर बात करी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो रक्षा मंत्रालय है वो जो तमाम जो सवाल है, जवाब है, इनका जो निस्तारण है, मतलब गोल मोल बात करने के अलावा जो है इनका जो सॉल्यूशन है जो होना चाहिए वो रक्षा मंत्रालय देगा। ये मतलब मैं उम्मीद करता हूं, खासकर इस सरकार से, जो कि बहुत जो है ढोल पीटती है कि हम सैनिकों की जो मतलब सैनिकों के लिए ये सरकार मर मिटने वाली सरकार है। तो बिल्कुल, हम भी उम्मीद आज, करता हूं हाँ कि हाँ, प्रतीक, हम भी आशावादी। माननीय प्रधानमंत्री के जी के अंदर जो जोश है और फौज के अंदर लगातार बदलाव है, उन्होंने कहा है जो अमृत काल है 1947 उन्होंने रखा हुआ, उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। वहां पर सेना को काफी मजबूत करने का हो, या सैनिकों के लिए जो वेलफेयर मेजर्स हैं, या सैनिकों के जो भी मुद्दे हैं, उनको ये सरकार जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगी, ताकि उनको जो भी है जो सम्मान दिया जा सके। धन्यवाद। जी। सेना को मजबूत तो करना ही चाहिए, और सेना को मजबूत करने के साथ में जो सेना के परिवार है उन्हें भी जो सरकार है वो मजबूत करे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, काफी लंबी जो बातचीत है वो आपने करी, और कितनी आसानी से आपने समझाया कि जो रक्षा मंत्रालय से जो ये जवाब है वो आया है, वो हो सकता है कि काफी लोगों की समझ में नहीं आया हो। अब शायद ये वीडियो देखने के बाद में उनकी समझ में आ जाएगा कि क्या है वास्तव में जो रक्षा मंत्रालय उसने कहां पर गोलमोल किया है, कहां पर जो सही जवाब है वो दिया है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू, धन्यवाद।